Hello everyone, my name is Akansha and welcome to my channel Polity by Patil. Student, I provide education videos. Student, हमने लास्ट क्लास में यूनिट 1 की क्लास में हम देख रहे थे स्वतंत्रता को। आज हम समानता को पढ़ेंगे और हमने जो स्वतंत्रता में काफ़ी सारे ऐसे थिंकर थे जिन्होंने सकारात्मक और नकारात्मकता को डिफ़ाइन किया है, उनके विचार व्यक्त किए हैं, तो उन्हें देखा था। आज हम समानता को कवर करेंगे, उसकी क्लासेस देखेंगे और इसमें आने वाले थिंकर्स को भी पढ़ेंगे। तो आपको क्लास कैसा लग रही है आप ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। समानता। समानता का अर्थ क्या होता है? न्योचित बर्ताव, न कि समान बर्ताव। दूसरे शब्दों में समानता अर्थ है विशेषाधिकारों, विषमताओं तथा अन्य सभी प्रकार के विभेदों का अंत। समानता किसे कहते हैं? कि हर कोई यहाँ पे व्यक्ति समान होगा, हर चीज़ में समान होगा, तो यहाँ पे वो समानता की बात कहते हुए दिखाई देते हैं। समानता की अवधारणा क्या होनी चाहिए से संबंधित है, न कि यह वस्तु स्थिति बताती है। अब अमेरिकी क्रांति हुई थी 1776 में, फिर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। तो ये मतलब जो ईयर है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके PYQ मतलब ये पूछ लेता है कि अमेरिकी क्रांति कब हुई थी, तो 76 में हुई थी, और फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी। ओके, के बाद समानता के विचार की ओर ध्यान दिया गया। मतलब ये दोनों जब क्रांतियाँ हुई उसके बाद में समानता के विचार पर ध्यान दिया था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के 3 आदर्श थे, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व में समानता को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। तो यहाँ पे हमें समानता ये दिखाई देती है कि मतलब समानता की हमें एक परिभाषा और एक मतलब समानता की ओर ध्यान देने पर केंद्रित फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति से हमें दिखाई देता है कि इसकी नींव बनी थी, जहाँ पे 3 प्रकार के आदर्शों को महत्व दिया: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को विशेष महत्व दिया। फिर समानता की अवधारणा में उन सभी सामाजिक विषमताओं का अंत शामिल है जिसमें समाज ने पैदा किए। रूसो ने इस प्रकार विशेष बल दिया। समानता की अवधारणा में सामाजिक विषमताओं का अंत शामिल है। अब इसमें समानता में कई सारे ऐसे रूढ़िवादी विचार भी है, तो मतलब ऐसे असमानता की ओर ले जाते हैं। तो इसकी बात करते हुए यहाँ पे रूसो भी दिखाई देंगे। उनकी पुस्तक है इक्वलिटी 1971 की, जॉन रिस के अनुसार लिखी गई थी। समानता का आदर्श रूप तब राजनीतिक प्रेरणा शक्ति बनता है जब लोग यह देखते हैं कि कुछ विषमता अन्यायपूर्ण है और इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो समानता का आदर्श राजनीतिक प्रेरणा शक्ति बन गया। समानता एक आदर्श है जिसमें दासता, अधीनता एवं भेदभाव से मुक्ति शामिल है। ये कौन कहते हैं? टॉकविले कहते हैं। तो समानता को हमने इस देखा कि समानता की हमें एक न्यूज़ बनते हुए दिखाई दी थी। 2 क्रांति हुई थी जिसके तहत में हमें दिखाई दी थी, हाँ, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति हमें दिखाई देती है। ओके, तो रूसो ने भी यहाँ पे बात की थी समानता को लेकर। इसके बाद में है वितरण मूलक समानता। वितरण मूलक समानता को हम देखेंगे। तो वितरण मूलक समानता में हम देखेंगे कि समानता के सिद्धांत से जुड़े जिस मान्यता के आधार पर हम वस्तुओं, सेवाओं और सामान इत्यादि के न्यायपूर्ण वितरण के मापदंड निर्धारित करते हैं, इसे वितरण मूलक समानता कहते हैं। अब वितरण मूलक समानता ये शब्दावली आती है, तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार का वितरण मूलक समानता की बात की गई। समानता के अंतर्गत हम भी वस्तुओं, सेवाओं और सामान इत्यादि के न्यायपूर्ण वितरण के मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। किसी भी मतलब वस्तुओं का होगा या कोई सेवा मिल रही है, सरकार की योजना मिल रही थी, यहाँ पे समानता की बात दिखाई देंगी, तो यह वितरण मूलक समानता के अंतर्गत आती है। 2 प्रकार की समानता की मांग है: परिणाम की समानता और अवसर की समानता। यहाँ पे 2 हमें समानता दिखाएंगे। परिणाम की समानता के अंतर्गत परिणाम की समानता के समर्थक यह चाहते हैं कि समाज में आय, संपदा तथा अन्य सामाजिक वस्तु का समान वितरण कर देना चाहिए ताकि मनुष्य में भेद ना हो रहे, सबको समान सुख, सम्मान, शक्ति और समान प्रतिष्ठा प्राप्त हो। यहाँ पे क्या बोला है कि परिणाम की समानता आय, संपदा और अन्य सामाजिक वस्तु का वितरण बराबर में हो, जिससे कि मनुष्य के अंदर भेद ना हो। तो यहाँ पे ये परिणाममुखी समानता हमें दिखाई देती है। ओके, फिर है यह अंतिम स्थिति को समान बनाने का प्रयत्न है। समाजवादी तथा अराजकतावादी इसके समर्थक थे। कौन कौन इसके समर्थक दिखाई देते हैं? कि यह अंतिम स्थिति को समान बनाने का प्रयत्न है। अंतिम स्थिति को समान बनाने का प्रयत्न है। समाजवादी तथा अराजकतावादी इसके समर्थक थे। ओके, समाजवादी और अराजकतावादी इसके समर्थक थे। अंतिम स्थिति समान बनाने का प्रयत्न है। फिर रूसो, मार्क्स, रिचर्ड हेनरी, टॉनी आदि ने इसका समर्थन किया था। समानता का किसने कौन कौन से थिंकर से दिखाई देते हैं? जिसमें रूसो हो गए, मार्क्स हो गए, रिचर्ड हेनरी, टॉनी ने इसका समर्थन किया था। ओके, तो मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के अंत के बाद में ही समानता की स्थापना को संभव माना। अराजकतावादियों ने निजी संपत्ति ही नहीं अपितु धर्म, राज्य की समाप्ति को भी समानता के लिए आवश्यक माना। तो यहाँ पे परिणाममुखी के अंतर्गत आएगा कि यहाँ पे जो मतलब जो भी वितरण वाली चीज़ें हैं, जिसमें संपदा हो गई, संपत्ति हो गई, किसी भी वितरण का जो भी है वो एक सिस्टमेटिक रूप से
वितरण हो जिससे कि किसी के अंदर भेद न उत्पन्न हो, इस प्रकार की बात कहते हुए समानता के अंतर्गत दिखाई देते हैं। तो हमने रूसो, मार्क्स, हेनरी, टॉनी इत्यादि हमें थिंकर्स दिखाई देते हैं। फिर है अवसर की समानता। अवसर की समानता के अंतर्गत हम देखेंगे कि समान के साथ समान और असमान के समान असमान व्यवहार किया जाना चाहिए, अवसर की समानता के अंतर्गत यहाँ दिखाई देता है। फिर जॉन एफ कैनेडी थे। हम सभी में समान प्रतिभा नहीं पाई जाती है, परंतु हम सबको अपनी अपनी योग्यता विकसित करने के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। तो ये कौन कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, PYQ बनता है और वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जॉन एफ कैनेडी ने कहा था। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि सभी में समान प्रतिभा नहीं पाई जाती, परंतु सबको अपनी अपनी योग्यता विकसित करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। तो ये किसने कहा था, जॉन एफ कैनेडी ने कहा था। फिर लॉस्की, रॉल्स, इवोकिन आदि ने अवसरों के समान वितरण का समर्थन किया था। लॉस्की, इवेल ने अवसरों के समान वितरण का समर्थन किया था। अवसर की समानता के नियम दो स्थितियों में लागू हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, जिसमें सामाजिक जीवन में प्रतिस्पर्धा स्थिति से जुड़ी अवसर की समानता मुक्त बाजार समाज और योग्यताओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पे हमने अवसर की समानता के अंतर्गत क्या देखा कि सभी के समान सभी में समान प्रतिभा हो पाई जाती है, परंतु सबको अपनी अपनी विशेषता योग्यता विकसित करने का समान अवसर होना था। लॉस्की ने भी कहा था कि अवसरों के समान वितरण का समर्थन किया था। फिर अवसर की समानता की दो स्थितियां लागू हुई, प्रतिस्पर्धात्मक और गैर प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति है, जिसमें हम देखेंगे सामाजिक जीवन में प्रतिस्पर्धक स्थिति से जुड़े अवसर की समानता मुक्त बाजार समाज और योग्यता के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें उपयुक्त मानी जाती है। फिर गैर के अंतर्गत आता है कि गैर प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति से जुड़े अवसर की समानता का सिद्धांत कम विकसित समाज में अधिक सार्थक सिद्ध होता है। अवसर की समानता के पक्षधर यह तर्क देते हैं कि सरकार का कार्य अपने नागरिकों के लिए केवल समान अवसर पैदा करना है। यह स्वयं व्यक्ति पर निर्भर है, चाहे वह किसी भी अवसर के उपयोग करे या ना करे। तो हमें गैर की यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि जो कम विकसित समाज है वहाँ पे यहाँ ये गैर स्पर्धात्मक स्थिति दिखाई देती है। तो इसमें अवसर की समानता के पक्षधर में तर्क देते हैं कि सरकार का कार्य अपने नागरिकों को केवल समान अवसर पैदा करना होता है, और यह स्वयं व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमें गैर प्रतिस्पर्धात्मक और गैर प्रतिस्पर्धात्मक में यह चीज़ें दिखाई देती है। ओके, फिर है समानता पर विभिन्न विचारक के अंतर्गत हम अरस्तु को देखते हैं। अरस्तु वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। अरस्तु, इनकी विचारधारा समान के समान समान और असमान के समान असमान व्यवहार किए जाना पर आधारित है। इन्होंने प्राकृतिक असमानता का पक्ष लिया था। इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन कि इन्होंने किस प्रकार की समानता का पक्ष लिया, तो प्राकृतिक असमानता का पक्ष लिया। ये दास प्रथा के समर्थक थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, यह किसके समर्थक थे, दास प्रथा के समर्थक थे, क्योंकि इसके अनुसार सभी मनुष्य विवेकशील प्रकृति के नहीं होते। इसके अनुसार नागरिकों को ही समानता प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, अरस्तु ने, यह प्राकृतिक असमानता का पक्ष लेते हैं और इन्होंने कहा कि दास प्रथा के समर्थक है ये, क्योंकि उनके अनुसार सभी मनुष्य विवेकशील प्रकृति के नहीं होते। इनका कहना था कि जो भी मनुष्य है वो सभी एक विवेकशील प्रकृति के नहीं होते, इसके अनुसार नागरिकों को ही समानता प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार की बात कहते हुए हमें अरस्तु दिखाई देते हैं। ओके, फिर थॉमस हॉब्स कहते हैं ये प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य के बीच समानता की स्थिति है। इनका मत है कि जो प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य के बीच समानता की स्थिति है, जो प्राकृतिक रूप से समानता की यहाँ पे बात करते हुए दिखाई देते हैं थॉमस हॉब्स। ओके, फिर है रूसो क्या कहते हैं, मनुष्य स्वयं स्वतंत्र पैदा होता है किंतु जंजीरों में जकड़ता है। इसका मानना है कि असमानता प्राकृतिक तथा परंपरागत दो रूपों में हो सकती है। ओके, तो मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है। ओके, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर किंतु जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। इनका मानना है कि असमानता प्राकृतिक तथा परंपरागत दो रूपों में होती है। अच्छा, ये ऐसे समाज में यह बात कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन क्या होता है कि वो समाज में आते ही असमानता प्राकृतिक और परंपरागत रूप में जकड़ जाता है। इसके अनुसार प्राकृतिक असमानता सामान्यतः अपरिवर्तनशील है, जबकि परंपरागत तथा अप्राकृतिक असमानता में परिवर्तन किया जा सकता है। परंतु परंपरागत या असमानता सामान्यतः अपरिवर्तित होती है, परंपरागत और प्राकृतिक असमानता में परिवर्तन किया जाता है। आधुनिक युग में समानता के विचार को महत्वपूर्ण बनाने का श्रेय रूसो को जाता है। ओके, तो यहाँ पे रूसो यहाँ पे दिखाई देते, प्राकृतिक असमानता की बात करते, जंजीरों में जकड़ने की बात करते, समाज की स्थिति की बात करते हुए हमें रूसो दिखाई देते। फिर राजनीतिक विचारधारा तथा समानता की संकल्पना।
उदारवादी क्या कहते हैं? पारस्परिक उदारवादी की समानता को वैधानिक या औपचारिक समानता के रूप में देखते हैं। जो परंपरागत उदारवादी थे वो समानता को वैधानिक और औपचारिक मान्यता के रूप में देखते हैं। ओके, उदारवादी कहते हैं कि जो समानता को हम वैधानिक देखते हैं और औपचारिक समानता के रूप में देखते हैं, परंपरागत उदारवादी। फिर कल्याणकारी राज्य के समर्थक या सकारात्मक उदारवादी अवसर की समानता को स्वीकार करते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। फिर समाजवादी, इसके मतानुसार आर्थिक समानता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक तथा वैधानिक समानता निरर्थक है। इस विचारधारा का मुख्य ध्यान आर्थिक विषमताओं की ओर ले जाता है। समाजवादी कहते हैं कि इसके अनुसार आर्थिक समानता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समाजवादी क्या कहते हैं? यहाँ पे वैधानिक की बात करी किसने? उदारवादी ने। तो यहाँ पे आर्थिक समानता सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिखाई देती है। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक तथा वैधानिक समानता निरर्थक है। इस विचारधारा का मुख्य ध्यान आर्थिक विषमताओं की ओर ले जाता है। तो समाजवादी कहते हैं। समाजवादी का मानना है कि बुर्जुआ वर्ग आर्थिक असमानताओं का वेद बनाने के लिए विचारधारा का सहारा लेते हैं। यह वैधानिक अंधापन समाज की विषमताओं को स्थायी बना देता है। इनका यह मानना है कि साम्यवाद के आगमन के साथ सभी आर्थिक विषमताओं का अंत हो जाएगा और समानता स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पे यह आर्थिक रूप से समानता की बात करते हुए दिखाई देते समाजवादी। तो उदारवादी हमें वैधानिक रूप से औपचारिक समानता के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समाजवादी उदारवादी के विचार को व्यक्त करते हुए यहाँ पे बात की गई है। फिर समुदायवादी विचारधारा क्या कहती है कि भैया, समुदायवादी कहते हैं कि समुदाय विचारधारा माइकल वॉल्जर ने दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ बना हुआ है। समुदायवादी विचारधारा किसने दी थी? माइकल वॉल्जर द्वारा दी गई थी। ये जटिल समानता की संकल्पना देते हुए कहते हैं और उनकी बुक लिखते हैं स्पेयर्स ऑफ जस्टिस 1983 की बुक लिखते हुए समुदायवादी विचारधारा के माइकल वॉल्जर जटिल समानता की बात करते हैं। इसके अनुसार समाज में वस्तुओं के वितरण का कोई एक मापदंड नहीं होता है। इनका मानना था कि वस्तुओं के समान वितरण का कोई मापदंड नहीं होता है। इसके अनुसार मूलभूत वस्तुओं के वितरण के भिन्न भिन्न मापदंड होते हैं। मूलभूत वस्तुओं के मापदंड क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। दो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में असमानता हो सकती है, परंतु एक क्षेत्र की असमानता को अवसर अन्य क्षेत्र पर नहीं पड़ना चाहिए। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में असमानता हो सकती है, किंतु एक क्षेत्र की असमानता के अवसर अन्य क्षेत्र पर नहीं पड़ना चाहिए। तो समुदायवादी के अंतर्गत कौन आते हैं? माइकल वॉल्जर आते हैं। जटिल समानता की बात करते हैं। स्पेयर्स ऑफ द जस्टिस 1983 में बुक दी थी इन्होंने। वस्तुओं के वितरण के भिन्न भिन्न मापदंड की बात करते हैं। असमानता दिखाई देती है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों में असमानता हो सकती है, लेकिन एक क्षेत्र में असमानता का अवसर अन्य क्षेत्र पर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमें समुदायवादी के अंतर्गत दिखाई देते हैं माइकल वॉल्जर जटिल समानता को लेकर बात करते हैं। फिर नारीवाद के अंतर्गत उदार नारीवादी सर्वाधिक क्षेत्र में समानता के समर्थक है। सर्वाधिक क्षेत्र में समानता के समर्थक है उदार नारीवादी। फिर उग्र नारीवादी निजी क्षेत्र में समानता के समर्थक है। तो उदार नारीवादी क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में समानता के समर्थक है। तो उग्र नारीवादी निजी क्षेत्र में समानता के समर्थक है। इसके अनुसार महिलाओं के सामने मूल संकट क्या है? पहचान का संकट है। ओके, पहचान का संकट नारीवादी के अंतर्गत दिखाई देता है कि इसके अनुसार महिलाओं के सामने संकट है पहचान का संकट। उग्र नारीवादी कहते हैं कि पितृसत्तात्मक शासन का विरोध किया। उग्र नारीवादी ने पितृसत्तात्मक शासन का विरोध किया। इसके अनुसार कल्याणकारी राज्य मूलतः पितृसत्तात्मक है। जहाँ पे इन्होंने कहा नारीवादी के रूप में यहाँ बात करते हुए दिखाई देते हैं। इसके सार्वजनिक क्षेत्र में समानता के समर्थक है। उग्र नारीवादी निजी क्षेत्र में समानता के समर्थक है। इसके अनुसार महिलाओं के सामने मूल संकट है पहचान का संकट, जिसमें पितृसत्तात्मक शासन का विरोध किया। इसके अनुसार कल्याणकारी राज्य कौन सा होगा? पितृसत्तात्मक, मूलतः पितृसत्तात्मक। फिर है विधिक समानता। विधिक समानता के अंतर्गत हमें दिखाई देता है आधुनिक युग में समानता की पहली मांग विधिक समानता के रूप में हुई, जिसमें कहते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1962 की बुक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट विधिक समानता के अंतर्गत रूसो कहते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1962 में लिखा था कि नागरिकों को विधिक समानता प्रदान करनी चाहिए। कि नागरिकों को क्या करना चाहिए? विधिक समानता प्रदान करनी चाहिए। नागरिक समाज का प्रथम कर्तव्य है। तो रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में लिखा था कि विधिक समानता प्रदान करना ही नागरिक का प्रथम कर्तव्य है। यस। अर्नेस्ट बार्कर कहते हुए दिखाई देते हैं कि राज्य का मुख्य सिद्धांत है कि राज्य सभी का समान वितरण विधिक मुखटा पहचान करे। तो अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं कि राज्य का मुख्य कार्य क्या है? राज्य सभी को समान विधिक मुखटा प्रदान करता है। विधिक समानता का एक महत्वपूर्ण पहलू विधि के समक्ष समानता है। विधिक समानता का मुख्य पहलू क्या है? विधिक महत्वपूर्ण पहलू विधि के समक्ष समानता है।
यहाँ पे विधिक समानता की बात करते हुए दिखाई देता है अर्नेस्ट बार्कर भी विधिक समानता का मुखौटा पहना है। फिर J.R. ल्यूकस कहते हैं 1776 में विधिक समानता की संकल्पना को समझाया उन्होंने भी। हाँ, तो यहाँ पे अर्नेस्ट बार्कर विधिक समानता का समर्थन करते हैं, ल्यूकस भी करते हैं और रूसो भी करते हैं। तो ये अपनी बातों में व्यक्त किया। फिर राजनीतिक समानता क्या होनी चाहिए, इनके अंतर्गत बल दिया जाता है कि नागरिक को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। सही है। राज्यों में समानता के आधार पर नागरिकों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिले। ओके। एक व्यक्ति एक मत के नियम का पालन करे। यस, ये नागरिक समानता के अंतर्गत आएगा। राजनीतिक समानता की मांग भी विधिक समानता की मांग के साथ साथ शुरू हो जाती है। जो राजनीतिक समानता है उसकी समानता के साथ विधिक समानता भी की भी मांग शुरू हो जाती है। या जब राजनीतिक आपको समानता मिलेंगी तो विधिक समानता भी आपको मिल जाती है। फिर डी रॉफेल कहते हैं, इंपॉर्टेंट बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी 1970 में बात कहते हुए कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में उन तर्कशून्य विशेषाधिकार की समाप्ति की मांग पर बल दिया गया था। ओके, तर्कशून्य विशेषताओं की समाप्ति पर बल दिया था कि उनकी मांग को निरस्त किया जाए। हाँ, इसके अंतर्गत राजनीतिक अधिकार केवल धनवान तथा कुलीन वर्ग तक सीमित थे। जहाँ पे हमने देखा था कि जहाँ पे राजनीतिक समानता के अंतर क्या था कि पहले क्या था, जो धनी व्यक्ति थे उन्हीं के पास में राजनीतिक समानता थी, वही राज्य करता था। तो इस प्रकार की यहाँ पे बात कर रहे दिखाई देते हैं कि यह अधिकार केवल धनवान और कुलीन वर्गों तक ही सीमित था। तो इसमें राजनीतिक समानता अभी सबके लिए बराबर होनी चाहिए, वह बात कही है। फिर राजनीतिक अधिकारों की मांग के बाद लोकतांत्रिक समाज का निर्माण हुआ और वहाँ पूंजीवाद था, जहाँ सामाजिक आर्थिक विषमता काफ़ी अधिक थी। जहाँ पे पूंजीवाद था वहाँ पे सामाजिक आर्थिक विषमता क्या थी, काफ़ी अधिक थी। पूंजीवादी शोषण करते थे। फिर एलेक्सी डी टॉकविले, वेरी इंपॉर्टेंट है, बुक आती है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। एलेक्सी डी टॉकविले की बुक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835 में लिखी थी, जिसमें राजनीतिक समानता तथा आर्थिक विषमता की विकृति लोकतांत्रिक समाज निश्चित रूप से दूर रहेगा। यहाँ पे कहता है जैसे कि 1835 में लिखी थी इन्होंने डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जिसमें कहता है राजनीतिक समानता तथा आर्थिक विषमता की विकृति लोकतांत्रिक समाज निश्चित रूप से करेंगे। फिर है पहली क्रांति जहाँ राजनीतिक अधिकारों के लिए की गई थी, दूसरी क्रांति सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए की गई थी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आर्थिक समानता के अंतर्गत विधिक तथा राजनीतिक समानता का विचार औपचारिक समानता के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि सामाजिक आर्थिक समानता का तात्विक समानता से है। ओके, विधिक राजनीतिक समानता उदारवादी मांग की करता है, जबकि सामाजिक आर्थिक समानता मुख्यतः समाजवादी की मांग करता है। ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है। सामाजिक आर्थिक समानता न केवल सबके लिए समान अधिकार की मांग करता है, वह विषमताओं की कसौटी की भी मांग करता है, जो सामाजिक अन्याय को जन्म देता है। सामाजिक आर्थिक समानता के लिए आधुनिक राज्य की कल्याणकारी का स्वरूप दिया गया। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि समानता की बात कैसे हुई है। तो स्टूडेंट, हमारा समानता का कंप्लीट हुआ है। ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ जो फैक्ट हैं, मतलब जैसे टॉकविले की बुक हो गई, मतलब बुक हो गई, और कैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और ये सब चीज़ें जो थिंकर्स के माध्यम से कही गई, यही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्लास कैसा लगती है आप ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।